जिस तरीके से अगर मैं इन्फ्लेशन की भी बात करूं और मैं एफडी की जिस तरीके से बात करूं, जितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है और जिस तरीके से जिस परसेंटेज में हमारा इन्फ्लेशन जा रहा है ना, ये दो बहुत ही एक क्रैश एक मूवमेंट है, क्योंकि एफडी 6% है, इन्फ्लेशन 12% है. व्हाट विल I'll be getting return then. There's no smooth something. तो इस पर फिर क्या सॉल्यूशन है? एज एन इन्वेस्टर यही देखना है हमें कि रियल रिटर्न हम कितना बना रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन. अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन. रियल रिटर्न मीन्स माइनस द इन्फ्लेशन. तो अगर मैं 6% बैंक की एफडी करता हूँ, 6% मिलता है मेरे को, और साल के बाद मुझे 6% उसका इन्फ्लेशन पता चलता है कि मार्केट में रहा है, तो मेरा रिटर्न इज 0. एग्जैक्टली. तो वही अगर अब नॉर्मल इन्फ्लेशन इंडिया में कहा जाता है कि जो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई वो 6 to 7% है, बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसको हम कहें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, वो कैन गो एज हाई एज 10-12%. शौक की बात करें, शौक की भी बात करें, लाइफस्टाइल में सिर्फ एक वर्ड है लाइफस्टाइल, बट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, बाकी जो चीजें हैं इमरजेंसी, हाँ, तो वो चीजों का तो उसमें 12% तक का. तो कहीं ना कहीं आपको 8 to 9% इन्फ्लेशन लेके चलना चाहिए कंजर्वेटिवली, कि 9% इन्फ्लेशन आप फिर कोई एफडी में इन्वेस्ट नहीं करने का सोच रहा है. बट एफडी में नॉर्मली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 ईयर ओल्ड, 35, 40 ईयर ओल्ड हु वांट्स टू बिल्ड वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म, वो कर सकता है, वो ना करे. अच्छा, वो बैंक एफडी में ना करे, क्योंकि उसको वो 7% मिल रहा है, 7% इन्फ्लेशन है. वो किनको चाहिए? जो नॉन टैक्स पे ही हैं या लोअर टैक्स ब्रैकेट में रिटायर्ड एंड सीनियर सिटीजन हैं, और वही करते भी हैं. उनको एक फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए, तो बैंक सेफ उनको मिल जाता है वहां से रिटर्न. फॉर अदर पीपल जिनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, बैंक एफडी शुड बी अवॉइडेड अनलेस दे हैव ए शॉर्टर ड्यूरेशन गोल्स टू बी मेट. अच्छा, डू यू थिंक कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट और घटाने वाला है बिकॉज मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है? द बिग पिक्चर इज कि ये सब 2-3 महीने बिफोर द ईरान वॉर कहानी पूरी ग्लोबली अलग थी. इंटरेस्ट रेट्स वर एक्सपेक्टेड टू बी कट अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमीज. यूएस में भी हम ये सब ये सोच रहे थे, इंडिया में भी, लेकिन बिकॉज ऑयल प्राइसेस गॉन अप, इन्फ्लेशन इज गोइंग अप. विद इन्फ्लेशन गोइंग अप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक्स, दे विल हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स. तो और बढ़ाएंगे फिर वो, हाँ, जैसे कि अभी 6% मान लो दे रहे, तो फिर वो 8-9% तक जा सकता है. करेक्ट. जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी इज ओनली गुड फॉर योर एफडी होल्डर्स. ओके. क्योंकि उनको एफडी, बैंक की एफडी के हाई इंटरेस्ट रेट मिलेंगे उन्हीं को, बाकी सबको वो नुकसान ही है एक तरफ से. कैसे? कंपनीज को नुकसान है, स्टॉक मार्केट को नुकसान है. मतलब वो कैसे, क्या वो करता है ऐसे, कैसे? बिकॉज ये बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई ना आपकी, जो आपके होम लोन ईएमआईज हैं वो बढ़ गए. ओके. इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. तो बट आई एम नॉट सेइंग कि आरबीआई अभी जून की मीटिंग में ऐसा कुछ वो हमें नहीं पता, बट येस देयर कैन बी ए कॉशनरी नोट कि बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग अप, इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, टू टेम इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं रेट 0.25 वगैरह चीज़ें या कुछ डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आरबीआई लिक्विडिटी कम करे मार्केट में. तो इसका मतलब ये भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही एक तरीके से. इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट पे आएगा इम्पैक्ट. अच्छा. इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में बढ़ रहा है, बाकी इकोनॉमीज में बढ़ना शुरू हो चुका है. तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा. अच्छा. ऑलरेडी हम देख रहे हैं सामने की मंदी चल रही है, भले ही वो ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर देखी जा सकती है. आने वाले समय में कितनी नौकरियां जा सकती है? अगर हम ओरेकल की या दूसरी कंपनीज की भी बात करें, ये रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं कंपनीज अपनी लैंग्वेज में, कि रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है. यस, ठीक है, ले ऑफ्स हैं, ये दिस इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट नहीं हो रही है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग एवरी 3 to 5 years. ये टेक इंडस्ट्री में भी हमने देखा है, सब में देखा है. 3 to 5 years जो मेजर जो ले ऑफ्स काइंड ऑफ हम कहते हैं, ये 3 to 5 years में होता है. रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो उनके प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स इनटू एआई वो बहुत ह्यूज लेवल पे हैं. तो ये रीस्ट्रक्चरिंग होती रहती हैं. तो इसका इम्पैक्ट अब इंडियन कंपनीज में डेफिनेटली क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इंडिया की कंपनीज जो हैं वो, उनके एक ऑफशोर यूनिट्स भी हैं वहाँ पे अमेरिका में, तो सब कुछ लिंक्ड है उसमें. तो हमारी कंपनीज की भी अर्निंग्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो सब जितने टॉप इंडिया की कंपनीज हैं उनका बिजनेस भी वहीं से लिंक्ड है. तो मतलब इसको कह सकते हैं कि जैसे जब कंप्यूटर आया था तब लोग बोल रहे थे कि अब तो कंप्यूटर ही काम करेगा, इंसान काम नहीं करेगा. नाउ एआई हैज कम, तभी लोग बोल रहे हैं कि एआई काम करेगा, इंसान काम नहीं करेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, होना नहीं चाहिए. बट यस, जो
अलग अलग स्टडीज इसमें आ रही हैं। कोई स्टडी कहती है कि एआई का इम्पैक्ट इन सेक्टर्स में आएगा, प्रोफेशंस एंड जॉब्स में आएगा। कोई स्टडीज कहती है नहीं, वो और एनहांस करेगा, वो न्यू स्किल्स डेवलप करके न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। सो ओवरऑल बिग पिक्चर अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स में आए हैं। प्रैक्टिकली लेऑफ्स हो रहे हैं तो उसमें नज़र आ रहा है, बट वो अलग लेवल पे हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अभी नीचे बाकी स्मॉल मिड एंड डिसेंट साइज कंपनीज में अभी तक वो नहीं आया। बट आप इसका इम्पैक्ट आ तो रहा है, डेफिनेटली है कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जर्नलिस्ट पे पड़ेगा? जर्नलिस्ट पे, कंटेंट क्रिएशन में, इन चीज़ों में ऑलमोस्ट पड़ सकता है, पड़ेगा डेफिनेटली। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में डेफिनेटली पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आज कोई भी कंपनी अगर चाहे तो एआई को यूज़ करके, एआई इज ऑलरेडी देयर राइट हियर, यूज़ करके अपने काम को एक न्यू डायरेक्शन दे सकती है। बट इट नीड्स मच बिगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। तो वो मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट आई सेड कि स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ अदर कंपनीज विल वांट टू सी कि इसका रियल इम्पैक्ट कैसा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, because it needs huge investment at the initial stage.